अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जो है चैप्टर नंबर 16 का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने अल्टरनेट करंट सर्किट और इन्हीं सर्किट में से सबसे पहला जो सर्किट है अल्टरनेट करंट थ्रू रजिस्टर जो है वो एक्सप्लेन करना है। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो जो है वो मिल सके। तो चलिए हम चलते हैं, अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अल्टरनेट करंट सर्किट। अल्टरनेट करंट सर्किट को जो है वो एक्सप्लेन करने से पहले हम जो प्रीवियस आपने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं, जिसको आपने डीसी सर्किट के तौर पे एक्सप्लेन किया है, जिसका जो सोर्स था वो एक सेल था और जिसको कंट्रोल करने के लिए आपको एक रजिस्टर की जो है वो ज़रूरत होती थी, और इस रजिस्टर में से करंट की डायरेक्शन जो है वो भी एक ही फिक्स थी, जो कि आई के साथ आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका पोटेंशियल वी हो, तो आप ओहम लॉ से इसकी करंट को जो है वो इस करंट को जो है वो आप कंट्रोल कर सकते थे इस फार्मूले के रिस्पेक्टिवली। लेकिन डायरेक्ट करंट जो है वो बाकी कंपोनेंट्स जैसा कि कैपेसिटर है और या फिर इंडक्टर है, इनके अंदर फ्लो के लिए ये फेवरेबल नहीं है। इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर, ये जब हम डायरेक्ट करंट कैपेसिटर के थ्रू कनेक्ट करते हैं तो जो ही कैपेसिटर की प्लेट फुली चार्ज हो जाती हैं तो इन अ फ्यू सेकेंड इसके बाद इसके अंदर सर्किट में करंट का फ्लो जो है वो रुक जाता है। यानी कैपेसिटर क्या करता है, बेसिकली डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है। और इसी तरह इंडक्टर का भी कुछ इसी तरह का ही जो है वो काम है, ये भी फेवरेबल नहीं है डीसी करंट को जो है वो फ्लो करने के लिए। तो ओनली जो रजिस्टर है यही कंटिन्यूसली डीसी करंट को जो है फ्लो करवाता है और इसको कंट्रोल भी करता है। लेकिन जब हम अल्टरनेट करंट की बात करेंगे तो हमारे पास ये तीनों तरह के कंपोनेंट्स आएंगे, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, आर, एल और सी। ये तीनों ही इस अल्टरनेट करंट को जो है वो कंट्रोल करने का सबब बनते हैं। और अल्टरनेट करंट का जो सिंबल है वो आप जानते ही हैं कि इस तरह हम अल्टरनेट करंट का सिंबल जो है वो ड्रॉ करते हैं। जस्ट ये वेवी फॉर्म ड्रॉ कर दें या फिर इसके गिर्द सर्कल भी। और डीसी का जो सिंबल है वो आपके पास ये बैटरी होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपना जो कंपोनेंट है एसी थ्रू रजिस्टर टॉपिक स्टार्ट करने के लिए, उसको हम कुछ इस तरह एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें जब हम अल्टरनेट करंट को रजिस्टर के थ्रू जो है वो कनेक्ट करते हैं तो इसमें हमने जो इनिशियल सोर्स जो अप्लाई किया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ये मैं प्रीवियसली भी बड़ी डिटेल के साथ जो है एक्सप्लेन किया है, V इक्वल टू वी नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। इसी के रिस्पेक्टिवली अगर हम इसकी वेव फॉर्म ड्रॉ करें तो वो भी हमने जो है वो पढ़ी हुई है कि वो आपके पास इस तरह का रिजल्ट देती है। यानी कि आपके पास यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो 0 से लेके T/2 तक अगर क्लॉकवाइज है तो T/2 से T तक जो है ये फिर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। इस तरह ये पॉजिटिव और नेगेटिव पीक को रिप्रेजेंट कर रही है अगर ये आपके पास जो ग्राफ है वोल्टेज का हो। अप और डाउन वोल्टेज है और हॉरिजॉन्टली टाइम जो है वो ट्रेवल कर रहा है। ये 0 से T तक का टाइम था, इसी को हमने एक्सप्लेन किया। तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमें देता है मुख्तलिफ टाइम इंटरवल्स में। इसी तरह अगर हम इसको दोनों तरफ R से डिवाइड कर दें, V नॉट ओवर R साइन ऑफ ओमेगा टी, तो ये आपके पास बन जाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और ये पीक वैल्यू ऑफ करंट और ये साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये आपके वो बेसिकली उसी टाइम इंटरवल के रिस्पेक्टिवली इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट रिप्रेजेंट करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ जो करंट है उसको भी अगर हम देखें तो ये बिल्कुल वोल्टेज की तरह ही का ग्राफ है। तो जिस तरह का वेव फॉर्म इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज की बनेगी उसी तरह की करंट की बन रही होगी। जस्ट डिफरेंस ये होगा कि उनकी पीक वैल्यूज़ जो हैं वो कुछ और हो सकती हैं। ये आपके पास इस तरह का जो है वो करंट का ग्राफ बन जाएगा, जहाँ पे आपकी करंट जो है वो बन रही है 0 पे,
उसी जगह पे वोल्टेज 0 है, और जहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू है उसी जगह पे करंट भी मैक्सिमम है। तो इन दोनों को अगर मैं कंबाइनली जो है वो ड्रॉ करूँ एक ही ग्राफ के ऊपर, थोड़ा सीधा ड्रॉ करते हैं इसको। क्या हो गया, ये आपके पास आ गई वोल्टेज की वेवफॉर्म, या फिर करंट आप कहते हैं, दोनों में से कोई एक। और जो दूसरी वेवफॉर्म है, क्योंकि आप वोल्टेज को R से डिवाइड करके करंट ले रहे हैं, तो करंट की पीक वैल्यू जो है वो इससे छोटी हो, इस तरह से। ये करंट है और ये आपके पास जो है ये वोल्टेज। तो दोनों की आप देखें तो हर एक टाइम इंटरवल में करंट और वोल्टेज एक ही टाइम पर राइज कर रहे हैं और एक ही टाइम पे दोनों क्या कर रहे हैं, फॉल। तो इन दोनों के बारे में हम क्या कहेंगे, एज बोथ करंट एंड वोल्टेज राइज एंड फॉल एट द सेम टाइम, या फिर सेम फेज आप लिख दें। सो बोथ आर इन फेज, दोनों क्या है यहाँ पे, दोनों के दोनों जो है यहाँ पे इन फेज है। करंट और वोल्टेज बोथ आर इन फेज, इनके दरमियान कोई भी फेज डिफरेंस जो है वो नहीं है उस तरह से। और इसमें जो इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, यानी कि अपोजिशन ऑफर्ड है इसकी, उसका भी फार्मूला हम इसी तरह लिखेंगे। उसको आप लिखेंगे आर ओहम लॉ से R इज इक्वल टू V/I। इस तरह आप इसकी वैल्यू जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये जो दोनों हैं ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं वोल्टेज और करंट की। तो आपने इसको हम R भी लिखते हैं और XR भी लिखते हैं। इसको हम कहते हैं इंडक्ट, जस्ट रेजिस्टेंस ही कहते हैं तो बेटर है। ये आपके पास रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द रेजिस्टर, और इसका यूनिट क्या होगा, वो ही होगा ओम। अब इसी के साथ हम जो है इसकी वेव जो फेजर डायग्राम है वो ड्रॉ करेंगे। फेजर डायग्राम मतलब यहाँ पे इसकी वेक्टर डायग्राम ही होगी। वेक्टर डायग्राम में जैसे जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि आप इन दोनों को एक ही डायरेक्शन में ड्रॉ कर देंगे। जस्ट आपने डिफरेंस ये रखना है कि लेंथ ऑफ लाइन जो है उनका, जिसकी पीक वैल्यू बड़ी है उसको आपने जो है वो ज़्यादा लेंथी ड्रॉ करना है। लेकिन अगर मैं इसको प्रिसाइजली ज़्यादा एक्सप्लेन करना चाहूँ तो चूँकि हमारे पास ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं, तो आप इस डायरेक्शन में करंट, ये मैं इसकी किसी भी रैंडम ओरिएंटेशन पे ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसी डायरेक्शन पे आपके पास ये क्या होगी, वोल्टेज। और ये दोनों किस एंगल के साथ वेरी कर रहे हैं, ओमेगा टी के साथ। ये इसका एंगल ओमेगा टी है। और यहाँ पे अगर आप चाहें कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू मालूम करना, ये इनकी पीक वैल्यूज़ है और यहाँ पे आपके पास इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ आएंगी, करंट I और V। इनको आप VR या V भी लिख सकते हैं। आप इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं और इस तरह से भी। दोनों सेम डायरेक्शन में आपने ड्रॉ करने, ये हमने ज़्यादा प्रिसाइजली इसको जो है वो एक्सप्लेन कर दिया कि ये आपके पास सेम डायरेक्शन में होते हैं, दोनों इन फेज हैं। और इसके बाद आगे इसकी पावर डिसिपेशन। पावर का जो फार्मूला है वो आपको बताइए, P = I × V है। और हम यहाँ पे I और V की वैल्यूज़ ये पुट करें तो ये आता है I0 V0 sin² ऑफ ओमेगा टी।
अब यहाँ पे आप देखें तो पार जो है वो इसकी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब है साइन ऑफ ओमेगा टी दोनों का एंगल सेम होगा। तो अगर आप यहाँ पे कोई भी एंगल पुट करें और आपके पास साइन का आंसर जो है वो नेगेटिव आ रहा हो, तो स्क्वायर उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है आपके पास हमेशा पावर डिसिपेशन का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। दैट इज इट विल ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि पावर डिसिपेशन हमेशा रेजिस्टर में क्या होगी, ज़्यादा होगी। इज मच इन रेजिस्टर, या बाकी कंपोनेंट के रिस्पेक्टिवली अगर मैं अभी आपको बता दूं तो इनमें इसमें सबसे ज़्यादा है, इज मच इन रेजिस्टर, या फिर आप क्या देंगे, मैक्सिमम इन रेजिस्टर। तो इस तरह आपने इसको एक्सप्लेन किया। तो अगर मैं इस सारे को जो है वो समराइज़ करूँ तो आपने इसमें कितने पॉइंट्स बताए हैं रजिस्टर में। सबसे पहले आपने सोर्स बताया, फिर उसी से आपने उसका इफ़ेक्ट बताया, यानी कि सोर्स क्या था, वोल्टेज, और उसका इफ़ेक्ट क्या था, करंट। फिर आपने बताया कि इन दोनों में जो है वो फेज डिफरेंस कितना है, वो हमने बताया कि टाइम के रिस्पेक्टिवली दोनों सेम टाइम पर राइज और फॉल कर रहे हैं, तो दोनों जो है वो इन फेज है। फिर इसके बाद हमने अपोजिशन ऑफ बताई जो कि इसके रेजिस्टेंस थी। फिर इसके बाद हमने फेजर डायग्राम एक्सप्लेन की, और लास्ट में हमने पावर डिसिपेशन बताई। तो नेक्स्ट जो हम कंपोनेंट पढ़ेंगे, इंडक्टर, कैपेसिटर, या इसके बाद आरएल और आरसी कंबाइंड टॉपिक पढ़ेंगे। उन सब में हम यही जो पॉइंट्स हैं वो बार बार एक्सप्लेन करेंगे, कैपेसिटर में भी और इंडक्टर में भी। तो आज तक के लिए इतना ही, तब तक के लिए मेरा अल्लाह हाफिज़।